हेलो गाइस, वेलकम टू A24M अकेडमी। हम एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं और ये 9वीं क्लास का सेकंड चैप्टर है। इसका नाम क्या है? भारत का भौतिक स्वरूप। अब भारत के भौतिक स्वरूप में हम पढ़ेंगे कि भारत में कई तरीके की स्थलाकृतियां हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, रेगिस्तान है, पठार है, फिर आपकी तटीय सीमा है। वो हमने देखा था अपने पिछले वाली क्लास में कि भारत के पास एक विस्तृत तटीय सीमा है। और इसके अलावा हमने देखा था कि द्वीप समूह भी है भारत के पास। अब बात यह आती है कि इतने विविधता भरे स्थलाकृति का निर्माण कैसे हुआ और भारत में इतनी विविधताएं क्यों हैं। विविधताएं यानी आप देखेंगे एक जगह से दूसरी जगह जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिट्टी का कलर भी अलग अलग है। फिर उत्तर की स्थलाकृति में आप बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं पाते हैं, दक्षिण में पठार पाते हैं। एक क्षेत्र ऐसा भी है भारत का, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे उच्च अक्षांश वाली विशेषता से लेकर के 0 डिग्री अक्षांश वाली विशेषता तक पाया जाता है। मतलब वहां पर ठंडी भी पर्याप्त रूप से पड़ती है, गर्मी पर्याप्त रूप से पड़ती है। वहां थोड़ा ऊंचाई पे जाने पे आपको तिब्बत का पठार का टच आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वहां पे अच्छे खासे हरे भरे जंगल मिल जाते हैं। ये उस क्षेत्र की विविधता हो गई। इसी तरीके से पूरे भारत में विविधता है। अब बात यह है कि इन विविधताओं का निर्माण कैसे हुआ है। तो पहली बात तो यह है कि इन विविधताओं का निर्माण भूगर्भीय निर्माणों के आधार पर हुआ है, यानी इसका समय समय पर भूगर्भीय कालों के दौरान इसका निर्माण हुआ है। और इसके अलावा कुछ और क्रियाएं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है वो है अपक्षय, अपर्दन। अपक्षय यानी खराब होना, टूटना, गलना। अपर्दन, निक्षेपण। इनके द्वारा भी उच्चावचों का निर्माण और उनमें संशोधन हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जैसा कि एक आप लोगों को मैं मोटी मोटी बात बताता चलूं, यहां पर ये आप देख रहे हैं पूरे विश्व का मानचित्र। आज आपको कुछ नया देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ये दिख रहा है ना? तो कहते हैं कि पृथ्वी, एक तो पृथ्वी पूरा भूपर्पटी है इसका, और ये भूपर्पटी पहले एक हुआ करता था। थोड़ा इसको हम और अलग से समझने की कोशिश करेंगे। भूपर्पटी पहले पूरा एक हुआ करता था, यानी कि सारी प्लेटें मिलकर के एक जगह इकट्ठी थी। एक ही प्लेट था, एक ही प्लेट था। तो समय के साथ उसमें परिवर्तन हुआ। जैसे ये एक आपका पूरा पृथ्वी था, पूरा पृथ्वी, ये एक प्लेट है। यही सारी इसको बोलते हैं ऊपरी भाग, यानी भूपर्पटी, क्रस्ट जिसको बोलते हैं, प्लेट। और इसके चारों तरफ सागर था, जल था, पानी था। ये पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। समय के साथ क्या हुआ, हमने छठी सातवीं में पढ़ा था, सातवीं में पढ़ा था ना कि पृथ्वी, ये पृथ्वी 3 भागों में डिवाइड किया था। एक तो इसका क्रस्ट था, क्रस्ट यानी भूपर्पटी। इसके नीचे आपका मेंटल था, ठीक है, मेंटल। और उसके नीचे आपका कोर था। इसमें हमने डिवाइड किया था। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे वैसे वैसे ये चीजें आती जा रही थी। तो ये सबसे ऊपर का हिस्सा है। अब कोर हमने देखा था कि ये पूरी तरीके से लावा है, पिघला हुआ लावा, और पृथ्वी के अंदर ये घूम रहा है। इसके ऊपर मेंटल है। तो मेंटल एक ऐसा क्षेत्र है जो आप समझ लीजिए कि जैसे आप छड़ को गर्म करें, और गर्म करने के बाद जब एकदम लाल हो जाएगा, जब आप उसे पीट सकते हैं, घुमा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, उस स्थिति में मेंटल है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसमें संवहन क्रिया होती है, संवहन धारा होती है। यानी कि ये अंदर से घूम रहा है, नाच रहा है, हल्का हल्का चेंज हो रहा है। ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर के क्रस्ट में दबाव पड़ता है।
तो जब दबाव पड़ता है तो ये टूटता है, टूटता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, संवहन क्रिया, इसी को संवहन धारा बोलते हैं, जिससे ये ऊपर की प्लेटें टूटती हैं। जब ऊपर की प्लेटें टूटी तो ये फिर दो भागों में विभाजित हो गया। ऊपर वाले प्लेट को हमने कहा अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और नीचे वाला प्लेट हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। जब ये टूटा तो दो हिस्सों में विभाजित हुआ, तो बीच में पानी, ये सारे जो पानी थे आसपास, ये फिर बीच में आ गए, बीच में पानी भर गया। और जब बीच में पानी भर गया तो हमने उसे कहा टेथिस सागर, टेथिस सी, टेथिस सागर, ठीक है, सॉरी, टेथिस सागर, इसे हमने कहा टेथिस सागर। पहली एक थे, फिर एक दूसरे से दूर गए, और दूर जाने के बाद फिर कालांतर में ये आपस एक दूसरे की तरफ आने लगे। जब ये आने लगे तब फिर इसमें इन प्लेटों में, दो प्लेटों से फिर विभाजित हुआ, और फिर ये 7 बड़े प्लेटों में विभाजित हो गया। कितने में? 7 बड़े प्लेट। कालांतर में कुछ छोटी प्लेटें विभाजित हुई, टूटी, तो उनकी संख्या है 20, यानी पूरी पृथ्वी हमारी 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों में टूट के बिखर गया। तो नीचे से ही आपका एक तो दक्षिण अमेरिका, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको दिखेगा अभी कि कैसे वो अलग हुआ। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और नीचे के आपके दक्षिणी गोलार्ध के जो देश थे वो इसी से टूट करके अलग हुए। ऊपर के देश फिर इनसे रशिया बना, यूरोप बना, और अन्य कंट्रीज बनी। ठीक है, अब आप जरा आइए अपने चैप्टर पे। कृपया जल्दी करें। ये है, अब आप इसमें देखिए, ये एरिया आप देख रहे हैं, इसे आप मिलाएंगे तो इसमें जाकर के मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये एक हो जाएगा, मिलता हुआ दिख रहा है। फिर भारत का ये पार्ट जो नीचे कोना वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में इसमें जाकर के मिल जाएगा। दिख रहा है कि ये चीज से टूट करके अलग हुआ होगा। ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये इससे टूट के अलग हुआ है। इसी तरीके से पूरे पृथ्वी को आप मिलाएंगे तो ये पूरी पृथ्वी धीरे धीरे आकर के मिल जाएगी। अब आप कहीं 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 नहीं मिल रही है, तो जहां नहीं मिल रही है वहां पर समस्या यह है कि कुछ प्लेटें समुद्र के अंदर चली गई हैं, कुछ भारी हो गई, कुछ हल्की रह गई, और कुछ प्लेटें दो प्लेटें आपस में टकराई तो कुछ प्लेटों का नुकसान हुआ। तो ये प्लेटें बिगड़ती हैं और फिर बनती हैं, राइट। तो अभी भी इनकी स्थिति ऐसी है कि आप मिलाएंगे तो बड़े बड़े प्लेटें आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, अब जिस क्रिया से ये प्लेटें मिलती और अलग होती हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। एक हो गया अपसारी, अपसारी, अपसारी सीमा। एक हो गया अभिसारी सीमा, अभिसारी सीमा, और एक हो गया रूपांतर सीमा, परिसीमा। ठीक है, अब अभिसारी और अपसारी और रूपांतर परिसीमा क्या है? जैसे आप देखिए, 2 प्लेट, हमने अभी आपको प्लेट समझाया, बड़े बड़े बड़ी और छोटी प्लेटें। तो जब 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, राइट, तो इन्हें कहते हैं अभिसारी सीमा। जैसे भारत हिस्सा था गोंडवाना लैंड का, और वो जा टकराया किससे? अंगारा लैंड से। जब वो अंगारा लैंड से टकराया तो इसी के फलस्वरूप हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। तो जिस बल के स्वरूप ये टकराया उसे हमने क्या कहा? अभिसारी सीमा। ये याद रहेगा, जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो उसे कहते हैं अभिसारी परिसीमा। इसके बाद एक होता है अभिसारी, मतलब एक दूसरे के पास जाना। इसके बाद एक चीज है अपसारी सीमा। सिर्फ प्लेटों की गति में आपस में टकराने की प्रवृत्ति नहीं है, एक दूसरे से दूर जाने की भी प्रवृत्ति है। तो जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो उसे हम कहते हैं अपसारी परिसीमा। ये आप देखिए, एक प्लेट
और ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ऐसे में क्या होता है, बीच में एक घाटी का, गड्ढे का निर्माण हो जाता है। हम आगे देखेंगे कि अपने भारत में एक नदी है और वो नदी ऐसी ही एक महाखंड से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो वो किसके फलस्वरूप हुआ था, वो अपसारी सीमा। इसके अलावा एक है रूपांतर परिसीमा, यानी दो प्लेटें एक ही साथ लगी हुई हैं, अब वो ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है, बल्कि एक ऊपर जा रहा है उत्तर की तरफ और एक दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं रूपांतर परिसीमा। ठीक है, इसके द्वारा स्थलाकृतियां बनती हैं। इसके परिणाम स्वरूप वलन, भ्रंशीकरण, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। हमने देखा कि प्लेटें होती हैं, उनके किनारे बनते हैं, किनारे तो कमजोर रहेंगे, प्लेटें बीच में मजबूत रहेंगी। और ये भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर लावा है, तमाम तरीके की ऊर्जा है जो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है पृथ्वी के अंदर। तो अब उस ऊर्जा को भी निर्मुक्त होने के लिए समय समय पर कोई जगह चाहिए, तो वो जगह ढूंढती है जो कमजोर होता है। तो जहां प्लेटें मिलती हैं, जहां टूटती हैं, जहां जुड़ रही हैं, जहां रूपांतर परिसीमा आ गया, वहां पर प्लेटें कमजोर हैं, तो उन क्षेत्रों में ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। इसलिए विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी या भूकंप संभावी क्षेत्र प्लेटों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और कुछ प्लेटों के अंदर भी हैं। राइट, तो ये आपने समझ लिया कि ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, फिर छोटी प्लेटें हैं, ये आपस में गति कर रही हैं और इस तरीके से स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा है। तो इन्हीं के फलस्वरूप भारत की स्थलाकृति का भी निर्माण हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं भारत के हिमालय पर्वत का, तो उत्तर भारत में हम जानते हैं हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत का निर्माण फिर कैसे हुआ, वही अंगारा लैंड एक भारी प्लेट से जा टकराया गोंडवाना लैंड का प्लेट जो कि हल्का है। हल्का होने की वजह से क्या है कि वो प्लेट ऊपर उठ गया और साथ में जो टेथिस सी का मलबा था, जिसको हम कहते हैं कि उसमें बालू थे, उसमें जीव जंतु थे, जानवर थे, वो धीरे धीरे उसी में दब गए। जैसे जैसे इस पे प्रेशर लगता गया वैसे वैसे ये पर्वत ऊंचा होता गया। इस बात का प्रूफ मिलता है, इस बात का प्रूफ ये मिलता है कि हिमालय, हम हिमाचल में एक बार गए थे। हिमाचल में सबसे ऊंचाई पर, जहां पर सागर और समुद्र का कोई नामो निशान नहीं है, वहां पर 80 के, उसको बोलते हैं समुद्री जीवों के कुछ अवशेष मिलते हैं, और वहां पर उनका व्यापार भी होता है। वो बच्चे ढूंढ के लाते हैं और आपको देते हैं, आप उसे खरीद के लेके आते हैं कि भाई ये चीज हमने कहां पाया, हिमाचल प्रदेश में, जहां हम जानते नहीं कभी सी होगा। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि वहां पर कभी सागर हुआ करते थे, यानी कि जो हिमालय पर्वत का क्षेत्र है या हिमालय पर्वत जिन चीजों से बना है वो कभी न कभी समुद्र में डूबे हुए थे। तो वो क्या था, समुद्र का ही मलबा जो बाद में वलन हुआ, मुड़ने लगा और मुड़ के वो प्लेट ऊपर पहुंच गया, तो इसलिए उससे निर्माण हो गया पर्वत श्रृंखलाओं का। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत में विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अभी हमने आपको जो बताया गोंडवाना और अंगारा, ये जो एक महाद्वीप के बारे में बताया, उस महाद्वीप को कहते थे पेंजिया महाद्वीप। राइट, अब भारत की भूमि का भौगोलिक विवरण देख लेते हैं कि विवरण क्या क्या थे। भारत के मुख्य भौगोलिक विवरण, एक तो हमने बताया आपका हिमालय का पठार है, हिमालय का पर्वत है, उत्तरी मैदान है और दक्षिण का पठार है। इसके अलावा तटीय मैदान है और द्वीप समूह है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसे हम बारी बारी से देखेंगे। हिमालय पर्वत, ये उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टिकोण से वलित
वलित पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। आपसे ये सवाल भी पूछा जाता है कि हिमालय किस तरीके का हिमालय पर्वत किस तरीके का हिमालय पर्वत किस तरीके का पर्वत है, तो इसे कहते हैं वलित पर्वत है। तो वलित आपको ध्यान रखना है। पर्वत भी कई तरीके होते हैं, वलित होता है एक, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब हिमालय पर्वत ये है, इसको भी मैप से ही समझिए। यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, ये आपका हिमालय पर्वत है। इसकी सीमा डिसाइड होगी सिंधु नदी से, यानी कि सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक इसकी सीमा है। और ये लगभग 2400 किलोमीटर, ये क्षेत्रफल आपका इसका 2400 किलोमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसको भी कई भागों में बांटा गया है। एक तो आपका सबसे उत्तरी हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं, ग्रेट हिमालय, या इसको बोलते हैं हिमाद्री। यहीं पर ये सबसे हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, ठीक है। यहीं से आपकी सीमा शुरू होगी। इसी में आपका काराकोरम दर्रा मिलता है, काराकोरम रेंज मिलता है। और इस बार का जो यूपीपीसीएस का आपका पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय श्रृंखला में नहीं पाई जाती है, कौन कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला में नहीं पाई जाती है। तो जो पाया जाता है वो ये है: माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरुआ और गरुला मंदाता। तो सवाल ये भी बनता है कि इनमें से आपको दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन भारत में है। ध्यान रखिए, पूरा हिमालय भारत में नहीं है। आपका एक छोटा सा देश है नेपाल, वो भी इसको शेयर करता है। तो बहुत सारे पर्वत, जैसे खुद माउंट एवरेस्ट, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसका नाम क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर। ये अभी भी बढ़ रहा है, राइट। तो ये 8,848 मीटर का है, ये नेपाल में खुद पड़ता है। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ भी दिया जाएगा कि माउंट एवरेस्ट कहां पड़ता है, ठीक है। तो कई लोग, बहुत से बच्चे या कई लोग जानते हैं कि भारत में पड़ता है, तो भारत में नहीं है, नेपाल में। भारत में कौन सा है, कंचनजुंगा। इसके अलावा नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट और नामचा बरुआ, ये भारत में पड़ते हैं। नेपाल में आपको ये भी मकालू दे करके फंसा देगा कि मकालू भारत की सीमा में पड़ता है, तो ये भी नेपाल में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जरा ऊपर आइए, तो यहां से सवाल बनते हैं। उत्तरी भाग को हमने ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहा। उसके बाद आता है शिवालिक श्रेणी, ये सबसे दक्षिण का भाग है, ठीक है। इसकी सीमा निर्धारित होती है सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक। इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई जम्मू कश्मीर में पड़ती है। जैसे जैसे ये पूरब की तरफ जाता है, वैसे वैसे इसकी चौड़ाई छोटी हो जाती है। यहां पर है दिहांग और दिबांग नदी, उनके बीच में एक गर्त है और यहां से इसकी सीमा डिसाइड होती है। वहीं से ये कुछ दक्षिण की तरफ मुड़ गया है, तो इसी का पार्ट होता है गारो खासी जयंतिया, ये यहां का पर्वत श्रृंखला है। तो आपके जो नॉर्थ ईस्ट हैं वो इसी पर बसे हुए हैं, ठीक है। ओके, अब इसको जरा यहां पर देख लेते हैं मोटा मोटा। इसमें क्या है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करता है, ठीक है। यह एक अर्धवृत्त है, राइट। इसके बाद इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसकी ऊंचाई पश्चिमी हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई कम है। और इसी के साथ ही पश्चिमी भाग से ज्यादा अधिक विविधता कहां पर पाया जाता है, पूर्वी भाग में, ठीक है। अब विविधता का मतलब, अभी मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश का एग्जांपल दिया थोड़ी देर पहले, ठीक है ना।
अच्छा, इसके बाद महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का कोर ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है और इससे बहुत सारी हिमानियों का प्रवाह होता है और उन हिमानियों से नदियां निकलती हैं। ठीक है, और उन्हीं नदियों से फिर उत्तर भारत के मैदान का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है, जो हिमाचल का जिसका मैंने आपको अभी जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश का, वो इससे दक्षिण की श्रृंखला है और इसी को असम हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से जो क्वेश्चन में आते हैं वो इसी यहां पर है, पीर पंजाल श्रृंखला, ये सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसी में धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और हिमाचल के कांगड़ा कल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी का नगरों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसके दक्षिण में आप आएंगे तो मैंने आपको बताया था शिवालिक, जो सबसे अंतिम श्रेणी है। यहां पर 900 से 1100 मीटर के बीच में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और यहां से नदियां, यहां पर नदियों से लाई गई असंपंडित अवसादों से बनी हुई हैं। ये घाटियां बजरी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं और निम्न हिमाचल और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत एक घाटी है। इस घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और कुछ प्रसिद्ध दून यहीं पर बसे हुए हैं। जैसे आपने देहरादून सुना है, तो आपसे ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि देहरादून किस हिमालय किस क्षेत्र का विस्तार है, तो देहरादून हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। ठीक है, उसी में आपको देहरादून, कोटली दून और पाटली दून मिलेगा। ठीक है, इसके बाद और दक्षिण में आने पर हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, हिमालय के पश्चिमी भाग को हम नदियों के आधार पर विभाजित कर देते हैं। जैसे हिमालय में कश्मीर से 5 नदियों का उद्गम स्थल होता है, सिंधु, और सिंध की 5 सहायक नदियां। तो उसको याद करने का एक तरीका, कोड है झेल चंद, चंद को चन ही कर लीजिए, झेल चंद रावी को सताते हैं, सताते हैं। अब क्या होगा, झेल से झेलम, यही सबसे ऊपर, सिंधु के बाद यही सबसे ऊपर है। क्रम भी इनका यही उत्तर से दक्षिण, झेलम, चेनाब, इसके बाद रावी, फिर आपका आता है सतलज, और रावी और सतलज के बीच में है ब्यास। ये 5 नदियां हैं, ये 5 सहायक नदियां हैं किसकी, सिंधु की। ठीक है, इन्हीं के नाम से पंजाब यानी पंज और आब, यानी कि पंज माने 5, आब माने नदियों, 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसी को हम पंजाब कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप, ये पंजाब है, इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दोआब। दोआब क्या होता है, 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब होता है। जैसे गंगा का दोआब, ब्रह्मपुत्र का दोआब, सिंधु पंच आब, पंजाब। ठीक है, तो इनके बीच का क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ होता है, राइट। और इन नदियों क्रम में सिंधु, उनकी 5 सहायक नदियां, इसके अलावा सतलुज और काली, इनके बीच की हिमायू को हम कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, काली और तिस्ता नदियां, ये नेपाल का, और तिस्ता और दिहांग नदियां, दिबांग असम की 2 नदियां हैं, उनका सीमांकन करते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। यहां पर दिहांग महाखड्ड यानी गार्ज है, गड्ढा। ये बाद में हिमालय दक्षिण की एक ओर
दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ बनाता है जिसे पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जो अभी आपको मैंने नॉर्थ ईस्ट के देशों में दिखाया था। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती हैं। जैसे इनसे मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी शैल हैं, ये उनसे बनी हुई हैं। यहीं पर घने जंगल से ढका हुआ है और अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं और घाटियों के रूप में फैली हुई हैं। पूर्वांचल में पटकाई भूम, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। जैसे गारो खासी के बारे में आपने सुना है, तो ये यहीं की पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, ये मिजो पहाड़ियां, एक चित्र उसका दिखाया गया है। राइट। दोआब जो मैं अभी आपको बता रहा था, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब शब्द से मिलकर बना है। दो, इसका मतलब है दो और आब यानी पानी, तो दो नदियों के पानी के बीच का क्षेत्र दोआब है। और पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है पानी। ठीक है, तो ये हो गया सबसे उत्तर की स्थलाकृति जिसे हम पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसके बाद भारत के भौगोलिक वितरण में हमने कहा था हिमालय पर्वत होता है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है और समुद्र तटीय सीमा है, मरुस्थल है आपका और द्वीप समूह है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदान का। उत्तरी मैदान को भी हम यहीं से समझेंगे। ये हिमालय की श्रेणी जहां से खत्म होती है उसी के दक्षिण से उत्तरी मैदान शुरू होता है। ठीक है, अब उत्तरी मैदान का क्षेत्र जिसे हमने दोआब कहा, एक तो ये दुनिया का सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। राइट। अब ये उपजाऊ क्षेत्र कैसे हो गया? तो हिमालय पर्वत जब बना है तो इसकी जब ऊंचाई बढ़ गई तो ये जगह ऐसा हो गया कि यहां पर तमाम तरीके की हिमानियां बन गई। राइट। उन हिमानियों से नदियां निकलने लगी तो इस क्षेत्र को पर्याप्त रूप से जल मिलता है। साथ में हमने देखा था कि ये पर्वत क्या है, ये अवसादी चट्टानें हैं। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? थोड़ी मुलायम होती हैं। अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के कंपैरिजन में ये अवसादी चट्टानें थोड़ी मुलायम होती हैं। इसलिए आपने सुना होगा हिमाचल और उत्तराखंड में अक्सर लैंडस्लाइड होता है, यानी ये उतनी ठोस नहीं बन पाई हैं। तो ये अवसाद है, ये एक तरीके से मलबा है, तो ये जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे फिर ये टूटता है और टूट के नीचे गिरता है। अब ये नदियां बाहर ऊपर से आने क्रम में क्या करती हैं, अपने साथ बहुत बड़ा मलबा लेकर के आती हैं और वही मलबा वो क्या करती हैं कि उत्तरी मैदान, उत्तरी भारत के मैदानों में बिछा देती हैं, जिसे बाढ़ का मैदान कहते हैं। और ये बाढ़ का मैदान बाद में बहुत ही ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। राइट। तो नदियां ऊपर से चलने के क्रम में अपने साथ जो मिट्टी लाती है, पहले तो वो बजरी लेकर के आएगी, कुछ बड़े बड़े पत्थर जिनका वजन ज्यादा होगा। जब नदी अपने युवावस्था में होगी, जब उसका पानी तेज होगा, ऊपर से जब बह रही है, तो वो क्या कर रही है कि बड़े बड़े पत्थरों को भी साथ में बहा करके ला रही है। बड़े बड़े पत्थरों को ला करके वो एक क्षेत्र में छोड़ देती है और उस क्षेत्र में वहां पर इसे भाबर के नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं गुटिका का निक्षेपण करती है। गुटिका कैसा होता है? बड़ा बड़ा, और जैसे इसमें नदी में थोड़ा और पानी बढ़ जाएगा, उसका स्लोप कम हो जाएगा और नदी का प्रेशर कम हो जाएगा, तो वो फिर वहीं पे इकट्ठा होने लगते हैं। उसको बोलते हैं हम भाबर का मैदान। ठीक है, भाबर पट्टी में ही फिर ये नदियां विलुप्त हो जाती हैं। उसके नीचे से जगह बना करके उबड़ खाबड़ बहने लगती हैं और फिर उसके आगे नदियां कुछ दूरी पर दक्षिण पट्टी में ये फिर से निकल आती हैं और वहां पर ये नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम कहते हैं तिराई। आपने सुना होगा तिराई का क्षेत्र, हिमालय का उत्तर, उसे हम कहते हैं नेपाल का तिराई। आपने सुना हुआ है, नेपाल हिमालय की श्रेणी में आता है, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र तिराई में भी आता है। वो क्षेत्र भी काफी उपजाऊ है, हालांकि कम है, और ये ज्यादातर हिस्सा आपका आता है उत्तर प्रदेश और बिहार क्षेत्र में, इसलिए ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है, यही क्षेत्र विभिन्न प्राणियों और घने जंगलों का क्षेत्र हुआ करता था। बाद में क्या हुआ कि बंटवारे के टाइम
इस जगह को काटा गया और काट के जगह बनाया गया, यहाँ पे घर बनाया गया ताकि जो पाकिस्तान से प्रवासी आए वो यहाँ पर रह सके। इसलिए अभी आपको यहाँ पर कृषि योग्य भूमि ज्यादा मिलेगी, ठीक है। और यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी है। अभी हमने कहा कि यहाँ पर तमाम तरीके के जंगल थे और जीव जंतु थे उस जंगल में, तो अब उसको थोड़ा छोटा कर दिया गया और उस क्षेत्र को नाम दिया गया दुधवा राष्ट्रीय पार्क, उसे रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। फिर उत्तरी मैदान का जो सबसे विशालतम भाग है वो जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। अब जलोढ़ मिट्टी हम क्या देख रहे हैं, यानी जो जल से बना हुआ मिट्टी है वही हुआ जलोढ़, राइट। जलोढ़ भी दो भागों में हम इसे बांटते हैं, एक को हम कहते हैं भांगर और एक को हम कहते हैं खादर। ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। और इनका बेसिकली उपजाऊ इसीलिए होते हैं क्योंकि इनका बार बार निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है कि नदी ऊपर से आती है, भारी पत्थरों को तो रास्ते में छोड़ दिया जिसे हमने खादर देखा। इसके बाद से जब ये और नीचे आती है तो इसके जो सबसे छोटे छोटे मलबे होते हैं, जो सबसे कहते हैं हम गाद या कह लें कीचड़, वो इस क्षेत्र में ला करके बिछा दी जाती है। तो एक तरीके से नई मिट्टी आ गई, राइट। चलिए, अब ये हो गया आपका उत्तर का मैदान। इसके बाद बात की जाती है भारत के